हाय स्टूडेंट, आज मैं आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की समरी नोट्स क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं। ये आपके समरी नोट्स आपके एग्जाम के अंदर जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है, उसको सॉल्व करने में आपके हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ जो बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर है उसको भी आपको सॉल्व करने में पूरा का पूरा हेल्पफुल रहेगा। यानी आपके समरी नोट्स, आपके पूरे के पूरे चैप्टर का मैंने समरी नोट्स बना रखा है, जो एक बार आप गो थ्रू हो लोगे तो आप बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, अपने जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अंदर सबसे बड़ा एडजस्टमेंट होता है किसको अपन को अलाउड करना है और स्टूडेंट किसको डिसअलाउड करना है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वहां पर किसको अपन अलाउ करेंगे और किसको स्टूडेंट वहां पर डिसअलाउड करेंगे। तो मैं यहां पर आपके आइटम सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप पेंडल अकाउंट को देख रहे हो तो उसमें ये देखो कि क्या कोई आइटम पेंडल में डेबिट कर रखा है। तो वो डेबिट कर रखा है, वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। तो अपन को देखना है वेदर सच आइटम डेबिटेड इन द पेंडल अकाउंट, कि पेंडल में आपने डेबिट कर रखा है और वो डेबिट तो हो रखा है लेकिन डिसअलाउड नेचर का है। नेचर उसका क्या है? डिसअलाउड, यानी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो भैया डेबिट कर रखा है तो आपने अननेसेसरी अपना प्रॉफिट कम किया हुआ है, आपने अपना प्रॉफिट अननेसेसरी कम कर रखा है। तो हमें उसे क्या करना होगा? ऐड बैक करना होगा, यानी वो आपको नेट प्रॉफिट में वापस स्टूडेंट ऐड बैक करना होगा। लेकिन ये डिसअलाउड आइटम पेंडल में आपने डेबिट नहीं कर रखा, पेंडल से बाहर ही है, तो प्रॉफिट कम नहीं कर रहा, पेंडल से वो बाहर ही है तो आपने प्रॉफिट को कम नहीं कर रखा। तो ऐसे केस में हमें कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इग्नोर, उसे हमें इग्नोर करना होगा। हमें उसका कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हमें उस एक्सपेंडिचर को टोटली इग्नोर कर देना है, हमें उसका कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी एक्सपेंडिचर आपने पेंडल अकाउंट में डेबिट कर रखा है या नहीं कर रखा है। अब ये डिसअलाउड आइटम कौन कौन से हैं? तो एज पर द एक्ट मैंने कुछ आइटम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से निकाल के दे रखे हैं कि कौन कौन से आइटम आपके डिसअलाउड होंगे, कौन कौन से आइटम आपके डिसअलाउड होंगे एज पर द एक्ट। उनको मैं बात करता हूं। तो एक्सपेंडिचर नॉट रिलेटेड टू द पीजीपीपी, यानी वो आइटम जो पीजीपी से रिलेटेड नहीं है तो वो एक्सपेंडिचर क्या होंगे? आपके डिसअलाउड होंगे। यानी जो आपके प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड आइटम नहीं है तो उन्हें हमें क्या करना होगा? स्टूडेंट डिसअलाउड करना होगा। तो कौन कौन से आइटम है? सबसे पहले अपन देखते हैं पर्सनल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने कोई भी पर्सनल खर्चा किया और पीएनएल में डेबिट कर रखा है, कोई भी आपने पर्सनल एक्सपेंडिचर किया रखा है और उस अमाउंट से आपने अपना प्रॉफिट कम कर रखा है, तो ऐसे केस में उस पर्सनल एक्सपेंडिचर को डेबिट कर रखा है तो एड बैक कर दो और डेबिट नहीं कर रखा तो इग्नोर कर दो। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर हो सकता है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के नाम से हो सकता है, ड्राइंग्स के नाम से हो सकता है। तो ये आइटम पीएनएल में डेबिट नहीं होंगे, इन्हें शिफ्ट करना होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस है, ड्राइंग्स है, तो इसे शिफ्ट करना होगा यहां पर कैपिटल अकाउंट में, पीएनएल में से लेस नहीं करना। फिर आता है इलीगल एक्सपेंसेस। जैसे अपन बात करते हैं टैक्स पे करने के लिए, इनकम चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, बोथ इनकम आर वैलिड फॉर द टैक्सेशन पर्पस। यानी चाहे लीगल इनकम हो चाहे से वो इलीगल इनकम हो, दोनों ही सोर्स से इनकम आपके टैक्सेबल होती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इलीगल सोर्स से इनकम तो टैक्सेबल है, लेकिन इलीगल सोर्स के लिए हमने एक्सपेंसेस किया इलीगल एक्सपेंसेस। हमने किसी को रिश्वत का पैसा दिया, हमने 2 नंबर का पैसा दे रखा है। जैसे आपको मैंने कहा था, जैसे फार्मा कंपनी फार्मास्यूटिकल केस बताया था कि वो डॉक्टर्स को मेडिसिन लिखने के लिए कमीशन दे रही थी, तो वो इलीगल नेचर का माना गया, तो वो आपके एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। तो खर्चे जब बुक्स में अलाउ करना चाह रहे तो वो लीगल नेचर के होने चाहिए, इलीगल नेचर के एक्सपेंसेस कभी भी आपके अलाउड नहीं होंगे, कभी भी स्टूडेंट अलाउड नहीं होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आपने पेंडल में पेटेंट है, नो हाउ है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कर रखा है, तो वो पेंडल से कभी भी अलाउड नहीं होगा। तो केवल वही एक्सपेंडिचर आपके अलाउड होंगे, केवल वही एक्सपेंडिचर आपके अलाउड किए जाएंगे जो कि आपके यहां पर रेवेन्यू नेचर के होते हैं।
तो कैपिटल नेचर के अकाउंट एक्सपेंडिचर आपने पीएनएल में डेबिट कर रखे हैं, तो यहां पर इनकम टैक्स उस पर डेप्रिसिएशन परमिटेबल करता है, और ये डेप्रिसिएशन भी स्टूडेंट आपको सेक्शन 32 जो इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है 32 उसके अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट करना है। तो ओनली डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर द सेक्शन 32। एज पर द सेक्शन 32 में जो डेप्रिसिएशन आता है ना, जैसे आपने पेटेंट है, प्लांट एंड मशीनरी है, पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो वो खर्चे को डिसअलाउड करो, और उसके ऊपर जो एक्ट के अंदर स्टूडेंट परमिटेबल, जो एक्ट में परमिटेबल डेप्रिसिएशन है उसको आप परमिटेबल कर लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो मैंने आपको बताया था कभी भी ऑनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ऑनर को सिर्फ क्या मिलेगा, या तो प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर सिर्फ ऑनर को प्रॉफिट मिलेगा, वो अपने प्रॉफिट को डाइवर्ट कर रहा है इंटरेस्ट के रूप में, रेम्युनरेशन के रूप में, कभी भी अलाउड नहीं होंगे। तो सिर्फ उसे प्रॉफिट मिलेगा यदि वो इंटरेस्ट के रूप में, रेम्युनरेशन के रूप में पैसा ले रहा है, तो उसे डिसअलाउड कर दे। केवल अलाउड क्या होगा यहां पर आपके प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पे तो टैक्स देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी अलाउड नहीं होगा। लेकिन जब मैंने पार्टनरशिप फर्म का केस कराया था, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर 12% तक आप इंटरेस्ट अलाउड कर सकते हो। 12% से ज्यादा है तो स्टूडेंट डिसअलाउड देगा। केवल 12% तक का ही इंटरेस्ट आपके अलाउड हो सकता है, लेकिन वो ओनली फॉर पार्टनरशिप है। प्रोप्राइटरशिप है, यानी आपके प्रोप्राइटरशिप का है केस, इंडिविजुअल का केस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड करना है। पार्टनरशिप फॉर्म में स्टूडेंट 12% तक का पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आप अलाउड कर सकते हो। ऐसी सैलरी है, रेम्युनरेशन है, बोनस है, कमीशन पेड टू ऑनर, ऑनर को दे रहे हैं तो भैया ऑनर को तो प्रॉफिट मिलेगा ना, तो सैलरी के रूप में, बोनस के रूप में आप अपने प्रॉफिट को डाइवर्ट कर रहे हो ऑनर को देके, तो भैया वो अलाउड नहीं होगा। सीधा सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आपको पहले टैक्स पे करो, प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट पे टैक्स पे करो, उसके बाद ही उसे परमिटेबल किया जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर कोई भी पर्सन सैलरी, बोनस, रेम्युनरेशन, कमीशन के रूप में इंडिविजुअल यदि पैसा विड्रॉ कर रहा है, पीएनएल को डेबिट कर रहा है, एड बैक कर दो। सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के केस में, इन केस ऑफ असेसमेंट ऑफ फर्म, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स को हम रेम्युनरेशन अलाउड करेंगे सेक्शन 40B के अंदर। सेक्शन 40B के अंदर पार्टनर्स को ही रेम्युनरेशन अलाउड करेंगे एज पर सेक्शन 40B के साथ, एज पर सेक्शन 40B के साथ पार्टनर्स को रेम्युनरेशन इस केस में हम अलाउड कर जाएंगे। क्लियर है सभी को? अब अपन आते हैं आगे, इनकम टैक्स। यदि पीएनएल में आपने इनकम टैक्स डेबिट कर रखा है तो इनकम टैक्स कभी भी अलाउड नहीं होता। इनकम टैक्स आपका अगेन पर्सनल एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है। तो चाहे इनकम टैक्स, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट टैक्स डिसअलाउड होता है, तो डायरेक्ट टैक्स यही इनकम टैक्स, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा, पेनल्टी भी लगी, सब डिसअलाउड है, तो यहां पर इनकम टैक्स डिसअलाउड है। इवन आपने कोई एडवांस टैक्स जमा कराया तो उस एडवांस टैक्स को भी यहां पर परमिटेबल नहीं किया जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि यदि आपने इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए बैंक से लोन लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया, तो उस इंटरेस्ट का भी आपको स्टूडेंट डिडक्शन नहीं मिलेगा, उस इंटरेस्ट का भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी मैंने बैंक से लोन बोरो करके उस लोन का यूज मेरे इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए किया गया, तो इनकम टैक्स डिसअलाउड है, तो इंटरेस्ट क्यों अलाउड होगा? तो उसका इंटरेस्ट भी अलाउड नहीं किया जाएगा। इसी तरह पेनल्टी है, फाइन है, जो कि आपके स्टेट्यूट नेचर के हैं, या क्वेश्चन में सिर्फ पेनल्टी फाइन लिखे हुए हैं तो भी डिसअलाउड होंगे, क्योंकि वो बिजनेस की गलती नहीं है, वो बिजनेस का फॉल्ट नहीं है, वो जो उस डेजिग्नेशन में बैठा हुआ पर्सन है, ऑनर है, या जो उस डेजिग्नेशन में बैठा हुआ एम्प्लॉय, उसकी गलती है, तो वो बिजनेस की गलती हमें नहीं माननी, तो वो पेनल्टी और फाइन कभी भी आपको अलाउड नहीं करना है। इस तरह से स्टूडेंट कोई भी हमने प्रोविजन या रिजर्व के नाम से कोई एंट्री दिखा रखी है पीएनएल अकाउंट में, डेबिट कर रखा है, प्रोविजन या फिर रिजर्व के नाम से हमने कोई एंट्री पीएनएल में डेबिट कर रखी है, तो वो भी हमें क्या करनी होगी? ऐड बैक करनी होगी। क्योंकि पहले टैक्स पे करो, फिर जितना मर जाए उतना प्रोविजन बनाओ। पहले टैक्स का पेमेंट कर दो, फिर जितना मर जाए उतना आप उस केस में प्रोविजन बना लीजिए। तो प्रोविजन एंड रिजर्व। इसके बाद है डोनेशन। उसके बाद अपन बात करते हैं डोनेशन। यदि पीएनएल में आपने डोनेशन के नाम से एंट्री डेबिट कर रखी है, तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना। डोनेशन देने का काम नहीं होता, बिजनेस डोनेशन के लिए नहीं बनता, बिजनेस का काम है प्रॉफिट अर्न करना। डोनेशन देना है तो आप चैरिटेबल वर्क करो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नाम, तो बिजनेस तो प्रॉफिट कमाने के लिए बना गया है। तो ऐसे केस के अंदर जब बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो डोनेशन देने का उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो डोनेशन के नाम से आपने बुक्स में एंट्री कर रखी है,
डिसअलाउड होगी। लेकिन कई जगह आपने देखा होगा आप डोनेशन दे रहे हैं बिजनेस के अंदर, मंदिर मस्जिद को, जैसा अभी राम मंदिर बना, डोनेशन दी गई, डिसअलाउड होगी, इनकम टैक्स में डिसअलाउड होगी, बिजनेस की कैलकुलेशन। लेकिन आगे जाके चैप्टर 6A है, आपके आगे जाके चैप्टर 6 है जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन मिल जाती है डोनेशन की, चैप्टर 6A की डिडक्शन मिल जाती है एटीजी के अंदर। लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप शिफ्ट आउट करके ओल्ड स्कीम में जाओ, न्यू स्कीम में नहीं है, आप शिफ्ट आउट करके ओल्ड स्कीम में जाओगे तो ही ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ये बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं होगा। इस तरह से मैं कोई अमाउंट कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी में, अमाउंट कंट्रीब्यूशन इन दी पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी में मैं कोई अमाउंट कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं तो स्टूडेंट उसका भी मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। यदि मैंने कोई अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन किया गया है तो मुझे उसका भी डिडक्शन बुक्स में नहीं मिलेगा। तो अमाउंट कंट्रीब्यूशन इन दी पॉलिटिकल पार्टी, यदि मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई कंट्रीब्यूशन किया गया है मुझे उसका डिडक्शन परमिटेबल नहीं होगा। नोट, लेकिन यदि पॉलिटिकल पार्टी में मैंने कंट्रीब्यूशन किया गया है, P&L नेट प्रॉफिट में तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिजनेस इनकम में डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं टोटल इनकम कैलकुलेट करूंगा तो चैप्टर 6A की डिडक्शन यहां पे भी दी गई है और मैं शिफ्ट आउट करता हूं तो वहां पर ये बेनिफिट मुझे डिडक्शन के लिए मिल जाता है। किसमें से? पांचों हेड का टोटल जीटीआई बनेगा, जीटीआई की डिडक्शन मिलती है चैप्टर 6A की, तो उसमें से मुझे डिडक्शन मिल जाएगा 80 GGB और 80 GGC का मुझे डिडक्शन इस केस में अवेलेबल हो जाएगा। तो मुझे 80 GGB और 80 GGC के अंदर डिडक्शन इस केस में अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं यहां पर एनी एक्सपेंडिचर पेड, या फिर हमने क्रेडिट किया और उस एक्सपेंडिचर पे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी, उन एक्सपेंडिचर पे मुझे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है। तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप देखोगे टीडीएस के कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि चैप्टर 7 में आप पढ़ते हो या पढ़ोगे, तो ऐसे केस में उन एक्सपेंडिचर पे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे उस पर टीडीएस डिडक्ट करके फिर पेमेंट करना था। लेकिन मैंने उस पर टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, बट नॉट डिडक्टेड, डिडक्ट नहीं किया तो जमा कहां से कराऊंगा, या फिर डिडक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया। जैसे मैंने नहीं, समझदार आदमी हो, डिडक्ट तो करके रख लिया लेकिन गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो क्या गवर्नमेंट मुझे डिडक्शन देगी? बिल्कुल नहीं देगी। तो टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, यानी टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया लेकिन जमा नहीं कराया, या टीडीएस नॉट डिडक्टेड नॉट डिपॉजिट, नॉट डिडक्टेड नॉट डिपॉजिट। तो पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट, मैं किसको कर रहा हूं? नॉन रेसिडेंट कर रहा हूं, या फॉरेन कंपनी कर रहा हूं, या आउटसाइड ऑफ इंडिया, या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया मैं पेमेंट कर रहा हूं। पेमेंट कहां कर रहा हूं? आउटसाइड ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनीज को कर रहा हूं। तो ऐसे केस में स्टूडेंट यहां मेरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा एज पर सेक्शन 40A1, 40A क्लास 1, 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर, यानी जितना खर्चा किया वो पूरा का पूरा डिसअलाउड, क्योंकि पेमेंट कर रहा हूं आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब फॉरेनर तो इंडिया में टैक्स देने आएगा नहीं ना, नॉन रेसिडेंट है वो तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है कि यदि आपने बिना उसका टैक्स डिडक्ट किए पूरा अमाउंट पे कर दिया तो पूरा का पूरा खर्चा क्या है? डिसअलाउड हो जाएगा। तो पूरा का पूरा एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन वो पर्सन रेजिडेंट है, यदि वो पर्सन कौन है? रेजिडेंट है, तो स्टूडेंट 40A1A एप्लीकेबल होगा और सिर्फ 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर, केवल 30% ही उस खर्चे का अलाउड होगा, मतलब 30% उस खर्चे में डिसअलाउड होगा, 70% अलाउड हो जाएगा। यानी नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी है, तो पूरा 100%, पूरा का पूरा 100% एंटायर अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन पेई यदि यहां पर अपन बात करें रेजिडेंट है, पेई कौन है? रेजिडेंट है, तो ऐसे केस में केवल 30% ही डिसअलाउड किया जाएगा। तो हम पेमेंट कर रहे हैं, वो पर्सन रेजिडेंट है तो 30% ही डिसअलाउड होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं पेमेंट मेड टू रिलेटिव। हम किसको पेमेंट कर रहे हैं? रिलेटिव को, स्पेसिफाइड पर्सन को, एक्सीडिंग फ्रॉम द फेयर मार्केट वैल्यू। हमने पेमेंट किसको किया? रिलेटिव को किया। किससे ज्यादा? फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सेस। किससे ज्यादा पेमेंट किया? फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सेस। जैसे हमने ब्रदर से गुड्स परचेज किया 5 लाख का, जबकि उस गुड्स की फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है, तो मैंने स्टूडेंट 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया। तो ऐसे केस में 2 लाख से मैंने अपना प्रॉफिट एक्सेस ज्यादा कम कर लिया। तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा रिलेटिव है तो प्राइस में मैनिपुलेशन हो सकता है, प्राइस में क्या हो सकता है? मैनिपुलेशन हो सकता है, ऐड बैक करो। तो इसको क्या करो? ऐड बैक करो। तो यदि मैंने पेमेंट कर दिया किसको? रिलेटिव को, स्पेसिफाइड पर्सन को, किससे ज्यादा? फेयर मार्केट वैल्यू से,
तो ऐसे केस में वो अमाउंट स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। मैंने ही अपने ही बेटे को कंपनी में डायरेक्टर बना दिया, सेम डेजिग्नेशन पे दूसरे डायरेक्टर को 7 लाख रुपीस दे रहे हैं, वहां मैं उसको 10 लाख रुपए की सैलरी दे रहा हूं, तो 3 लाख का जो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया वो वापस क्या हो जाएगा, एड बैक यहां पर हो जाता है। इसके आगे स्टूडेंट अपन बात करते हैं कैश पेमेंट को रोकने के लिए सेक्शन लिखा है 40A3 कि 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट एक दिन में एक पर्सन को, 1 डे 1 पर्सन, एक दिन में एक पर्सन को कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा करते हैं, तो ऐसे केस में जितना भी अमाउंट हमने कैश पेमेंट किया है वो एंटायर अमाउंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। जैसे मैंने पेमेंट एक दिन में एग्रीगेट क्या पेमेंट, मॉर्निंग में आया 5,000 लेके चला गया, दोबारा आया नून में मैंने उसे 3,000 का पेमेंट कर दिया, फिर इवनिंग में आया फिर मैंने उसे 3,000 का पेमेंट कर दिया, तो एग्रीगेट पेमेंट 11,000 का मैंने कर दिया इन ए डे कैश पेमेंट किया, तो वो पूरा का पूरा 11,000 डिसअलाउड हो जाएगा यदि एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट करता हूं। कैश की डेफिनेशन में कैश भी कवर्ड है, बियर चेक भी कवर्ड है और क्रॉस चेक भी कवर्ड है। कैश भी कवर्ड है, क्रॉस चेक भी कवर्ड है और स्टूडेंट बियर चेक्स भी कवर्ड है। तो यदि एक दिन में मैं इस तरह से पेमेंट कर रहा हूं तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, तो एंटायर 100% अमाउंट विल बी डिसअलाउड, तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो इट्स मींस लॉ किसके लिए रिकमेंडेशन देता है, तो लॉ आपके रिकमेंडेशन देता है कि आपको ये पेमेंट करना है अकाउंट पे चेक से। ये पेमेंट आपको किससे करना है, अकाउंट पे चेक से, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, भीम, एनी मोड अप्रूव्ड बाय आरबीआई। या फिर मैं कोई एडजस्टमेंट कर रहा हूं किसके थ्रू, बुक एंट्री के थ्रू, किसी को मेरे को 10 लाख रुपए देने, उसको मेरे को 8 लाख रुपए देने, मैंने नेट अमाउंट किया और 2 लाख का अकाउंट पे चेक से पेमेंट कर दिया, तो पूरा मेरा 10 लाख का एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ बुक एंट्री, जैसे मुझे किसी को 10 लाख अमाउंट को देना है और उसको मुझे 8 लाख का अमाउंट दे रहा है, तो मैंने एडजस्टमेंट कर लिया बुक एंट्री के थ्रू और बचा 2 लाख मैंने अकाउंट पे चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया। तो स्टूडेंट 2 लाख का अमाउंट मैंने अकाउंट पे चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया, तो पूरा मेरे लिए 10 लाख का अमाउंट अलाउड हो जाएगा। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बताता है। तो ये स्टूडेंट आपके कह रहा है कि 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट अपन कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाता है, डिसअलाउड हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ द ट्रांसपोर्ट बिजनेस, अपन बात करें किसकी, ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर ये लिमिट 10,000 से बढ़कर 35,000 की लिमिट के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। यानी 10,000 से ज्यादा कितनी रिफ्लेक्ट करेगी, 35,000 तक की लिमिट आपके इसमें वर्क करती है। तो ये 10,000 नहीं 35,000 से आपके रीड की जाएगी। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस आपके यहाँ पर फॉल करते हैं, इसके साथ इसमें कुछ एक्सेप्शंस आपके फॉल करते हैं। क्या एक्सेप्शंस है अपन देखते हैं स्टूडेंट, यानी इसमें कुछ आपके एक्सेप्शंस फॉल कर देंगे, एक्सेप्शंस देखते हैं। तो यहां पर आपके रूल 6D के अंदर एक्सेप्शंस आपके गिवन है। पहला एक्सेप्शन है कि हम पेमेंट गवर्नमेंट को कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भगवान है, तो आप भगवान को जितना भी पेमेंट करोगे सारा का सारा अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, जितना बढ़ जाए उतना कैश पेमेंट करो। चाहे आप गवर्नमेंट को जैसे टैक्स के सीजीएसटी, एसएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, व्हाटएवर किसी भी नाम से आप पेमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो 40A3 अट्रैक्ट नहीं होगा, पूरा अमाउंट आपके अलाउड रहेगा। पेमेंट मेड टू बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करें, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करें, तो आप जितना भी पेमेंट करोगे सारा सारा अलाउड होगा। पेमेंट मेड टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आरबीआई, एलआईसी को हम यदि पेमेंट करें तो ये पूरा का पूरा पेमेंट आपके क्या होगा, अलाउड किया जाएगा। तो हम पेमेंट करें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करें तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आपके क्या होगा, अलाउड होगा। पेमेंट मेड ऑन बैंक हॉलीडे, इसको पेमेंट करें बैंक हॉलीडे को, या स्ट्राइक, बैंक की स्ट्राइक है, हड़ताल हो रही है, 5 दिन से हड़ताल होती है, बैंक ओपन नहीं हो रहा, तो बैंक हॉलीडे या बैंक स्ट्राइक के रूप में काम कर रही है, तो ऐसे केस के अंदर जब बैंक ओपन ही नहीं है तो आप चेक कौन क्लियर करेगा, तो आप कैश पेमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, अलाउड होगा। पेमेंट मेड टू रूरल एरिया, देयर इज नो बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल, तो यानी अपन रूरल एरिया में पेमेंट करें, गांव में पेमेंट करें जहां बैंक ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप पेमेंट कर दो, कोई डिसअलाउड अट्रैक्ट नहीं होगा, सारा सारा क्या रहेगा, अलाउड रहेगा।
पेमेंट मेड फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल्स के लिए हम पेमेंट करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए, एनिमल्स के लिए। हम यहां पर जैसे डेयरी बिजनेस करें, गाय भैंस परचेज करने के लिए पेमेंट करें 1 लाख 2 लाख का, पूरा अमाउंट आपके अलाउड रहेगा। 40A3 उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा, 40A3 उस पर अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी अपन पेमेंट कर रहे हैं किसको, एम्प्लॉय को, फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। और ये 50,000 से ज्यादा की वैल्यू नहीं रखता है, तो अपन बात करते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, टर्मिनेशन के टाइम पे उसे पेमेंट कर रहे हैं। और ये बेनिफिट जैसे ग्रेजुटी वगैरह अपन देते हैं, तो ये ग्रेजुटी है या रिटायरमेंट बेनिफिट और दिए जा रहे हैं, तो वैल्यू कहां तक है, अप टू 50,000, 50,000 तक की वैल्यू तक अपन पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश में दे रहे हैं, कोई स्टूडेंट डिस्काउंट अट्रैक्ट नहीं होगा। हम पेमेंट करें इन द कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर हम पेमेंट करें, और ये कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो मैं पेमेंट कर रहा हूं, जिसको की बोलते हैं कि देयर इज नो यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटी, इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो पेमेंट मेड इन द कॉटेज इंडस्ट्रीज, देयर इज नो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी, देयर इज नो यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो फिर वो आपको क्या होगा, अलाउड होगा। तो फिर वो आपको क्या हो जाएगा, अलाउड इस केस में आपके दिखाई दे जाएगा। तो ये हमारे इस केस में सेक्शन बताता है 40A3 डज नॉट अट्रैक्ट। तो रूल 6DD, सेक्शन ये रूल है, रूल 6DD के अंदर आपके एक्सेप्शन दिए गए हैं जिससे कि 40A3 अट्रैक्ट नहीं होगा। आफ्टर दैट अपन बात करते हैं यहां पर 43B, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर अलाउड ऑन द एक्चुअल पेमेंट बेस पे, यानी इन एक्सपेंडिचर को केवल अपन एक्चुअल पेमेंट बेस पे ही अलाउड कर पाएंगे यदि आपने बुक्स मर्केंटाइल सिस्टम पे, अक्रूअल सिस्टम पे मेंटेन की गई है। मैंने बुक्स मर्केंटाइल अक्रूअल सिस्टम पे मेंटेन कर रखी है और खर्चे को अक्रूअल बेस पे, ड्यू बेस पे अलाउड कर रखा है 31 मार्च को। तो भी इनकम टैक्स ने कहा कि इन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को केवल हम तभी अलाउड करने देंगे जब आप इनका एक्चुअली पेमेंट करोगे, वास्तव में पेमेंट करोगे, तो ही इन खर्चों को परमिटेबल किया जाएगा। यदि आपने एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया तो ये खर्चे उस साल अलाउड होंगे जिस साल आप इनका एक्चुअल में पेमेंट करोगे, यानी ये खर्चे उस फाइनेंशियल में अलाउड होंगे जिस साल स्टूडेंट आप इनका एक्चुअल में पेमेंट करोगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भगवान है, तो उनको तो वास्तव में चढ़ाना पड़ेगा तो ही ये बेनिफिट देंगे, अदरवाइज ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट है, आरबीआई है, एलआईसी है, एटसेट्रा। तो वहां पर जितना भी अपन पेमेंट करें, जैसे गवर्नमेंट को मैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस इनका पेमेंट कर रहा हूं, तो वो वास्तव में पेमेंट करूंगा तो ही खर्चे के रूप में अलाउड कर पाऊंगा, अदरवाइज मुझे इस खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। दूसरा आता है बोनस एंड कमीशन। बोनस और कमीशन मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूं तो वास्तव में पेमेंट करूंगा एम्प्लॉय को तो ही इस खर्चे की छूट मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 36(1) में भी मैंने पढ़ाया था एक्चुअल पेमेंट बेस्ड डिडक्शन। देन फिर आप क्या आता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे एनबीएफसी से मैं लोन ले रहा हूं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो भैया वो तभी अलाउड हो पाएगा जब मैंने उसका एक्चुअल में पेमेंट कर दिया। यदि वास्तव में पेमेंट नहीं किया, ड्यू बेस पे डेबिट कर रखा है पेनल अकाउंट में, तो वापस एड बैक करना होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन पीएफ और ग्रेजुटी फंड के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो ये अपन ने पढ़ा था सेक्शन 36(1)(4) के अंदर। तो एक्चुअली मैं उसका पेमेंट करूंगा तो ही मैं उस खर्चे को अलाउ कर पाऊंगा, अदरवाइज स्टूडेंट मैं उस खर्चे को अलाउड नहीं कर सकता हूं। इस तरह से एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी, एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी, मैं लीव सैलरी का पेमेंट कर रहा हूं। फ्रेट पेड टू रेलवे फॉर यूज ऑफ द रेलवे असेट्स, मैं फ्रेट पे कर रहा हूं, किसको, रेलवे को पे कर रहा हूं। फ्रेट पेड टू रेलवे फॉर यूज ऑफ द रेलवे असेट्स, मैंने कोई भी फ्रेट पे किया है, ये किसको किया है, रेलवे को किया है। किस लिए किया है, यूज ऑफ द रेलवे असेट्स, यानी रेलवे की असेट्स को यूज करने के लिए मैं कोई फ्रेट का अमाउंट पे कर रहा हूं, तो भी मेरे लिए तभी अलाउड होगा जब मैं उसका एक्चुअल में पेमेंट कर दूंगा। यदि मैंने उसका एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया तो स्टूडेंट वो मेरे लिए खर्चा अलाउड नहीं होगा। अब गवर्नमेंट ने यहां हमारे पास एक ऑप्शन दे दिया, क्या दिया कि सर आप इसका पेमेंट 31 मार्च तक कर दो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो आप इन खर्चों का पेमेंट रिटर्न फाइल करने तक कर दो। कब तक कर दो, ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ द
रिटर्न ऑफ इनकम, यानी आप जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने का डेट है, आरओआई का डेट है, वहां तक आप पेमेंट कर दो तो भी ये खर्चा अलाउड होगा। तो पेमेंट मेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर दो ड्यू डेट दी गई है, 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर या 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर और 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। इन 31 जुलाई या 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर कब अप्लाई होती है? जब आपके बुक्स अकाउंट की ऑडिट हो रही है। जब आपके बुक्स अकाउंट की ऑडिट हो रही है तो 31 अक्टूबर। यदि बुक्स अकाउंट की ऑडिट नहीं हो रही, आप प्रेजम्पटिव बेस इनकम दिखा रहे हो तो 31 जुलाई। और जब बुक्स अकाउंट की ऑडिट होती है तो 31 अक्टूबर तक भी आपने इन खर्चों का पेमेंट कर दिया तो ये खर्चे आपके अलाउड हो जाएंगे। ये चीज इस केस में आपके कवर करता है, बताता है। अब ये अपने देख लेते कि यानी मैं एक बार वापस बता दूं कि इन खर्चों को आपने पेनल अकाउंट में डेबिट कर रखा है तो ऐड बैक करना है, और डेबिट नहीं कर रखा क्योंकि डिसअलाउड आइटम थे, इग्नोर कर देना है। कोई एडजस्टमेंट करने की आपको इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था, दिस इज द पार्ट ऑफ डिसअलाउड आइटम, दिस इज द पार्ट ऑफ द डिसअलाउड आइटम्स। अब देखो यहां पर मैंने कुछ आपको सेक्शन 35 से रिलेटेड पीजीपी में बताया था, तो एक समरी इसकी भी मैं बना रखी है कि सेक्शन 35 के अंदर अपन यहां पर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं कि कोई भी पर्सन साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता है। क्या करना चाहता है? साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता है जिसकी इनकम पीजीपी में टैक्सेबल है। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप एक्सपेंडिचर कर रहा है और उस पर्सन की इनकम किसमें टैक्सेबल हो रही है? स्टूडेंट पीजीवीपी के अंदर टैक्सेबल हो रही है। कहां टैक्सेबल हो रही है? पीजीवीपी के अंदर टैक्सेबल हो रही है। तो ऐसे केस में सेक्शन 35 वहां पर वर्किंग करेगा। सेक्शन 35 में उस खर्चे का उसे डिडक्शन परमिटेबल होने के लिए बताता है। तो सेक्शन 35 के अंदर यहां पर उसे डिडक्शन देने के लिए बताता है। तो इन हाउस, किसकी मैं बात कर रहा हूं? इन हाउस रिसर्च क्या कर रहा हूं मैं? अपने ही घर के अंदर इन हाउस कर रहा हूं। तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट मुझे न्यू स्कीम में और ओल्ड स्कीम यानी शिफ्ट आउट करूंगा तो भी मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा। न्यू स्कीम में और शिफ्ट आउट कर रहा हूं तो भी स्टूडेंट मुझे यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। बोथ अवेलेबल इन बोथ टैक्स रिजिम, अवेलेबल इन द बोथ टैक्स रिजिम। यानी मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है उसका भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर किए गए हैं उनका भी स्टूडेंट 100% डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कभी भी कॉस्ट ऑफ लैंड की डिडक्शन नहीं मिलती, कभी भी कॉस्ट ऑफ लैंड की स्टूडेंट डिडक्शन नहीं मिलती। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बट एक्सक्लूड ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड, यानी कॉस्ट ऑफ लैंड का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं यहां पर उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया गया कि यदि आपने साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंडिचर बिजनेस स्टार्ट होने से 3 साल पहले भी किए गए हैं तो स्टूडेंट उनका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पर आपने बिजनेस स्टार्ट होने से पहले एक्सपेंडिचर किए गए तो एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी टू स्टाफ है, आपको डिडक्शन मिल जाएगा बिजनेस स्टार्ट होने से पहले किए गए, लेकिन सिर्फ उसी एम्प्लॉय को दी जाएगी जो साइंटिफिक रिसर्च में लगा हुआ है और इसमें परक्यूजिट्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक्सक्लूडिंग ऑफ द परक्यूजिट्स। फिर इसके बाद मैं बात करता हूं परचेज ऑफ मटेरियल, जो मैंने साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया है उसका भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। तो केवल ये दो ही एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले 3 साल पहले किए गए, उनका स्टूडेंट मुझे 100% डिडक्शन मिल जाएगा। इस केस को बताता है। इवन बिजनेस स्टार्ट होने से पहले यदि मैंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया, क्या किया गया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है तो भी स्टूडेंट मुझे उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन इस केस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है बट एक्सक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड, 100% डिडक्शन मिल जाता है। ये तो वो एक्सपेंडिचर जो मैं इन हाउस मेरे ही बिजनेस के अंदर कर रहा हूं, तो चाहे न्यू स्कीम, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम या शिफ्ट आउट कर रहा हूं डिफॉल्ट स्कीम, दोनों स्कीम के अंदर बेनिफिट क्लेम करूंगा मैं, दोनों स्कीम के अंदर मैं बेनिफिट इस केस में क्लेम कर लूंगा। नहीं, मैं बात करता हूं आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, यानी मैं कहां कर रहा हूं? आउटसाइड ऑफ बिजनेस। तो ये केवल तभी आपको बेनिफिट मिलता है जब मैं शिफ्ट आउट कर रहा हूं ओनली ओल्ड टैक्स रिजिम, यानी मैं अपने आप को शिफ्ट आउट करके पुरानी स्कीम में कर रहा हूं तो ही बेनिफिट मिलेगा। ओनली इन, यानी शिफ्ट आउट के केस में ओनली आप लिख सकते हो शिफ्ट आउट, यानी वो सब शिफ्ट आउट करेगा, शिफ्ट आउट, डिफॉल्ट
tax regime. It means old में ही ये बेनिफिट मैं क्लेम कर सकता हूं, न्यू स्कीम में ये बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, ओल्ड टैक्स में ही ये बेनिफिट मुझे इस केस में मिलेगा। और कब मिलेगा? जब मैं अप्रूव्ड कॉलेज, अप्रूव्ड होनी चाहिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी प्रोग्राम्स, इनके अंदर पेमेंट कर रहा हूं, आईआईटी प्रोग्राम्स में मैं पेमेंट कर रहा हूं, या किसी कंपनी को पेमेंट कर रहा हूं जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या करना है? साइंटिफिक रिसर्च करना है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? साइंटिफिक रिसर्च करना है। तो ऐसे केस में जितना भी अमाउंट मैं उसको पे कर रहा हूं, स्टूडेंट जितना भी अमाउंट मैं पे कर रहा हूं, 100% ऑफ अमाउंट पेड का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। 100% ऑफ द अमाउंट पेड जो किया गया है स्टूडेंट, मुझे उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा, मुझे उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ये चीज इस केस में अच्छे से बताती है। तो अप्रूव्ड है, तो मैं आउटसाइड ऑफ बिजनेस कहां कर रहा हूं? बिजनेस, आउटसाइड ऑफ बिजनेस। तभी ये बेनिफिट मिलेगा जब मैं शिफ्ट आउट कर रहा हूं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को, यानी ओल्ड टैक्स रिजिम में, ओल्ड स्कीम में, ओल्ड टैक्स रिजिम में ये बेनिफिट मिलेगा। कब? पहली चीज है वो अप्रूव होनी चाहिए, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, आईआईटी प्रोग्राम्स है, कोई कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च करना है, तो ही ये बेनिफिट उस केस में मिलेगा। ओल्ड स्कीम में, न्यू में नहीं है। 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर। इसके बाद स्टूडेंट हमने कोई साइंटिफिक रिसर्च के सर्च को बेचा तो वो हमारी डिम्ड बिजनेस इनकम मान जाएगी। और डिम्ड इनकम कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 कहता है कि मेरी डिम्ड इनकम मान जाएगी कितना? एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 और सेल्स कंसीडरेशन विच एवर इज लोअर, ये मेरी डिम्ड बिजनेस इनकम कंसीडर कर ली जाएगी। तो ये मेरी डिम्ड बिजनेस इनकम कंसीडर कर ली जाएगी। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 और सेल्स कंसीडरेशन विच एवर इज लोअर, इस केस के अंदर डिडक्शन मुझे मिल जाएगी। अब आते हैं स्टूडेंट सेक्शन 35 AD, ये भी आपके शिफ्ट आउट करेगा, ओल्ड स्कीम में ही बेनिफिट है, न्यू स्कीम के अंदर आपको नहीं मिलेगा। स्पेसिफाइड बिजनेस, दिस द कॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन, इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन, इसका भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा। किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर, 100% डिडक्शन ऑफ द 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये डिडक्शन का अमाउंट होगा, इसको सिर्फ लिखेगा डिडक्शन मिलेगा यहां पे 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट एक्सक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और कब मिलेगा? जब शिफ्ट आउट करेगा, शिफ्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो स्टूडेंट जब ये शिफ्ट आउट करेगा तो ही ये बेनिफिट उसको अवेलेबल होगा। तो जब ये शिफ्ट आउट करेगा तो ही ये बेनिफिट मिलेगा, यानी ओल्ड टैक्स रिजिम में, न्यू में नहीं है। दिस द ओल्ड टैक्स रिजिम, आपको ध्यान में रखना है। तो शिफ्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएगा तो ही ये बेनिफिट उससे मिलेगा, अदरवाइज उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा? 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट एक्सक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ते हुए 100% डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो उसने कहा एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस एंड कैपिटलाइज्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2024। आपके एग्जाम के लिए 1 अप्रैल 2024 को उसने कैपिटल कर दिया एंड कैपिटलाइज्ड 1 अप्रैल 2024 को उसने कैपिटलाइज कर दिया। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर उसने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किए गए हैं इस बिजनेस के लिए,
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट एक्सक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ते हुए आपको उन खर्चों का टोटल डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उनका सबका मिलाकर टोटल डिडक्शन इस केस में आपको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन किसको छोड़ना है? कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ते 100% डिडक्शन सेक्शन 35 एडी के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सेक्शन 35 एडी में उसका 100% डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो 100% डिडक्शन इस केस में आपको आ जाएगा। नोट, ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए कहता है बिजनेस मस्ट बी न्यू, बिजनेस नया होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी मस्ट बी न्यू, प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 20% तक प्लांट एंड मशीनरी पुरानी है तो भी हम डिडक्शन दे देंगे। और ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो इंडिया के बाहर यूज हुई है, इंडिया में उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, इंडिया में यूज नहीं किया, इंडिया में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, तो ऐसे केस के अंदर उस प्लांट एंड मशीनरी को न्यू मानते हुए उसे न्यू का बेनिफिट दे देंगे। यानी कोई इंपोर्टेड मशीन है जो इंडिया में यूज नहीं हुई है लेकिन इंडिया के बाहर यूज हुई है तो उसे न्यू मानते हुए डिडक्शन उस केस में दे देंगे। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी सेट अप ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, इट कैन नॉट बी सेट अप विद एनी अदर बिजनेस इनकम, कोई दूसरी इनकम से सेटअप नहीं होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी कैरिंग फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड ईयर, कि आपके स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये इस केस में आपको बताता है कंडीशन। उसके लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1), और उसके लिए रिटर्न आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल करनी होगी। ब्लेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो ये सेक्शन नहीं ले पाओगे। देरी से यदि आपने रिटर्न फाइल किया है तो स्टूडेंट ये बेनिफिट आप नहीं ले सकते। देरी से रिटर्न फाइल किया तो आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते हो। आगे अपन बात करते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस की असेट्स को हमने यूज चेंज कर दिया। हम पहले याद होगा बिजनेस के अंदर शुगर को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस बना रहे थे, 100% डिडक्शन मिल गया। लेकिन अब हमने यूज चेंज करके इसमें एडिबल ऑयल, तेल रखना स्टार्ट कर दिया। तो जिस भी साल हमने इसमें एडिबल ऑयल रखना स्टार्ट कर दिया जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, तो उस साल की स्टूडेंट डिम्ड इनकम मानी जाएगी। और डिम्ड इनकम मानने के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था कि जितने अमाउंट की डिडक्शन क्लेम किया है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी, जितना क्लेम किया, जैसे 50 लाख क्लेम किया तो वो ले लो, और उसमें जितने इस सालों का डेप्रिसिएशन लग रहा है, जो इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो परमिटेबल करके रेस्ट अमाउंट डिम्ड इनकम बन जाएगी। साथ ही साथ जब डिम्ड इनकम बन रही है तो ब्लॉक भी रिक्रिएट होगा। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स क्या होगी? तो कॉस्ट ऑफ असेट्स उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो, उसमें से डेप्रिसिएशन जो इधर जा रहा है वो एजेटी इधर भी आएगा। डेप्रिसिएशन दो जगह एंट्री देता है, पीएनएल में भी और ब्लॉक में भी, पीएनएल में भी ब्लॉक में भी। तो 5 लाख पीएनएल में गया तो 5 लाख ब्लॉक से भी लेस होगा। और अब उस आपके कैपिटल असेट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 45 लाख। यानी दिस द WDV is called actual cost of assets. WDV is called the actual cost of assets. assets बोली जाएगी। तो दिस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ assets, जो WDV आ रही है वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट के अंदर काउंटिंग की जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके। अब फर्म का असेसमेंट मैंने पढ़ाया था, तो फर्म के असेसमेंट के अंदर स्टूडेंट अपन ने देखा कि हम पार्टनर्स को रेम्युनरेशन दे रहे हैं, तो किस लेवल तक पार्टनर्स को रेम्युनरेशन दिखाया जा सकता है, किस अमाउंट तक दिया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपका बुक प्रॉफिट अप टू 6 लाख है या फिर आप लॉस में भी हो, अप टू 6 लाख है या फिर लॉस में भी है, तो हम पार्टनर्स को रेम्युनरेशन अलाउड करेंगे 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ सच बुक प्रॉफिट और 3 lakhs और 3 lakhs, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा वाला अमाउंट है वो हमारे यहाँ पर अलाउड होगा, जो ज्यादा वाला अमाउंट है वो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर अलाउड होगा। और 6 लाख से ऊपर, 6 लाख के ऊपर जो भी अब मेरा बुक प्रॉफिट बचता है, जैसे 10 लाख है, 6 लाख ऊपर लग गया, बच गया 4 लाख, तो 4 लाख का 60%, 4 लाख का 60% बचे अमाउंट पे यहाँ पर आपको क्या करना है? 60% काउंट करते मैक्सिमम लिमिट बनानी है। मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 40B, मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 40B, ये पार्टनर रेम्युनरेशन के लिए लिमिट आपके आ जाएगी। सेक्शन 40B के साथ ये लिमिट आ जाती है। अब 40B में जो लिमिट आ गई, दिस इज मैक्सिमम लिमिट। लेकिन यहाँ एक्चुअल पार्टनर रेम्युनरेशन जो डीड के अंदर दिया गया है, डीड के साथ आपको देख लेते हैं, डीड के साथ जो आपके डीड है उसमें दे रखा है, उससे कंपैरिजन करते हैं विच एवर इज लोअर, हम पार्टनर रेम्युनरेशन को अलाउड कर लेंगे। विच एवर इज लोअर, हम पार्टनर
रेडम्पशन इस केस में स्टूडेंट अलाउड कर लेंगे। तो उतना पार्टनर रेडम्पशन हमारे बुक्स में अलाउड कर दिया जाएगा। अब देखो यहां पर बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, तो वर्ड मैंने यूज किया बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट का मीन क्या है, तो देखो स्टूडेंट बुक प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट, जिसमें सारे मैंने एडजस्टमेंट अभी पढ़ाए वो सारे के सारे एडजस्टमेंट कर दो, सारे के सारे एडजस्टमेंट कर दो, लेकिन पार्टनर रेडम्पशन मत कराना, क्योंकि मैं पार्टनर रेडम्पशन की खुद कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो जिस किसी भी चीज की मैं खुद कैलकुलेशन करता हूं तो उसका एडजस्टमेंट छोड़कर बाकी के सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं, बाकी के सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो पार्टनर रेडम्पशन को छोड़कर बाकी के सारे एडजस्टमेंट कर दो, पार्टनर रेडम्पशन को छोड़कर बाकी के सारे एडजस्टमेंट मैं कर दूंगा, तो वही है बुक प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट। लेकिन उसमें पार्टनर रेडम्पशन नहीं घटाना, घटा रखा है तो एड बैक कर दो, घटा रखा है तो एड बैक कर दो। तो ये कहता है पार्टनर रेडम्पशन सैलरी अलाउ ओनली वर्किंग पार्टनर। पार्टनर रेडम्पशन में जो सैलरी जो ले रहे हैं, पार्टनर की सैलरी या रेडम्पशन लिया जा रहा है, वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर को देना है, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं मिलेगा। जो सोता है वो खोता है, मैंने बताया था सोता है वो खोता है, तो स्लीपिंग पार्टनर को पार्टनर रेडम्पशन अलाउड नहीं होगा, स्लीपिंग पार्टनर का नहीं अलाउ होगा, सिर्फ वर्किंग पार्टनर का देना है। पार्टनर रेडम्पशन सैलरी अलाउड एज पर द पार्टनरशिप डीड, जैसे मैंने यहां लिखा ये डीड के हिसाब से होगा, जो आपके डीड बनी हुई है उस डीड के अंदर जितना रेडम्पशन दे रखा है उसी तक आप अलाउड कर सकते हो, उससे ज्यादा पार्टनर रेडम्पशन अलाउ नहीं करना, स्टूडेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करना। फिर कहता है इंटरेस्ट इन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर अप टू 12% ऑन कैपिटल, यानी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वहां पार्टनर्स को इंटरेस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 12% तक ही अलाउड होता है, उससे ज्यादा दे रहा है, जैसे 15% देने हैं तो 12% तो एक्ट के अंदर अलाउड है, तो 3% एड बैक हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, 3% एड बैक हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल अलाउड होता है 12% ऑफ दी कैपिटल्स पार्टनर्स के लिए। अब नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, तो ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो ले लीजिए, इसमें से सिर्फ डेप्रिसिएशन अलाउड होगा और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउड होते हैं, बुक प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यदि ब्रॉड फॉर लॉसेज आ रहे हैं वो लेस नहीं करने, ब्रॉड फॉर लॉसेज नहीं करना, क्योंकि वो सेक्शन 72 का मैटर है, ब्रॉड फॉर लॉसेज सेक्शन 72 का मैटर है, वो लेस नहीं होगा। सिर्फ क्या लेस होगा नेट प्रॉफिट में, डेप्रिसिएशन और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आपका बुक प्रॉफिट आ जाता है, वो है बुक प्रॉफिट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये उस बुक प्रॉफिट का आपको 90% 60% हमें कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आते हैं अपन प्रेजम्पटिव इनकम। प्रेजम्पटिव इनकम जैसे मैंने एक बात बताया, जो छोटे स्मॉल बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे डीलर्स है, दुकानदार है, रिटेलर हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने प्रेजम्पटिव इनकम लेके आया कि आपको कोई बुक्स मेंटेन नहीं करनी, आपको कोई बुक्स मेंटेन नहीं करनी, कोई बुक्स की ऑडिट नहीं करानी, बस आप ये काम कर लो। तो आपको यहां पर फिक्स इनकम मानते हुए टैक्स पे कर दो, फिक्स इनकम जो कि प्रेजम्पटिव बेस पे है, फिक्स इनकम जो कि प्रेजम्पटिव बेस पे मानते हुए आपको उस पर टैक्स पे करना है। फिक्स इनकम मानते हुए, प्रेजम्पटिव मानते हुए आपको टैक्स पे करना होगा। तो इसके लिए 3 सेक्शन है, 44AD, 44ADA और 44A। तो ये 3 सेक्शंस के मैं बात कर रहा हूं। तो पहला सेक्शन आ रहा है 44AD, जो कि मैंने कहा सबसे पहली चीज है इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एलिजिबल किसको करता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF फर्म में से एक्सक्लूड कर देना LL, फर्म में से एक्सक्लूड कर देना LLP, रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF फर्म बट एक्सक्लूड ऑफ द LLP। यहां पर आपको ये कंडीशन लेने के लिए टर्नओवर होना चाहिए अप टू 2 करोड़, अप टू 2 करोड़ आपका टर्नओवर या ग्रॉस से होना चाहिए। तो टर्नओवर सेल्स या ग्रॉस से अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ या उससे कम है, 2 करोड़ या उससे कम है, तो ये प्रोविजन उस केस में आपके एप्लीकेबल किया जाएगा। यानी टर्नओवर सेल्स या ग्रॉस अप टू 2 करोड़ है तो ये बेनिफिट आपको अवेलेबल होगा, अदरवाइज ये बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं होगा। अप टू 2 करोड़ इस केस के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे केस में ये बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अभी अब गवर्नमेंट ने आपको यहां कहा कि आप 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ तक भी ये बेनिफिट ले सकते हो, यानी आप 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ तक भी ये बेनिफिट ले सकते हो। बस उसमें कंडीशन है जो आपके टोटल टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर सेल्स है, उसका एग्रीगेट कैश रिसिप्ट, एग्रीगेट कैश रिसिप्ट अप टू 5% है, यानी एग्रीगेट कैश रिसिप्ट अप टू 5% ऑफ द टोटल या ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर की बात करता है, तो हम ये बेनिफिट ले सकते हैं। और उसमें लिमिट बढ़कर 2 करोड़ से इंक्रीज होकर 3 करोड़ हो जाएगी, 2 करोड़ से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 3 करोड़, 2 करोड़ से बढ़कर लिमिट कितनी हो जाएगी? 3 करोड़। प्रेजम्पटिव इनकम आपके बताता है किस तरह से बुक की जाएगी। तो यदि पैसा बैंक में आया अप टू डेट ऑफ फाइलिंग ROI, यानी आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते वक्त ये पैसा बैंक में आप रिसीव कर लेते हो, तो 6% ऑफ द सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, 6% ऑफ द सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट का आपको 6% आपको देखना होगा। लेकिन
आपके अदर मोड में, यानी कैश है, क्रेडिट है, व्हाटएवर किसी भी तरह से आपको दिखाई दे रहा है, कैश क्रेडिट है, वो 8% ऑफ द सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट में है, यानी पैसा मुझे रिसीव भी नहीं हुआ, लेकिन मर्केंटाइल सिस्टम तो ऑप्ट हो रही है, तो मुझे यहाँ पर क्रेडिट सेल्स का भी 8% निकालना है, कि मुझे क्या पता वो पैसा बैंक में आएगा, कैश आएगा, तो गवर्नमेंट कहती है कैश मानो और ज्यादा वाला इनकम मानो, 8% मानते हुए कंसिडर करना होगा। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करते हैं यहां पर 44ADA, जो आपके रेजिडेंट पर्सन है और जो प्रोफेशनल स्पेसिफाइड प्रोफेशन में लगे हैं, हु इज एंगेज इन द स्पेसिफाइड प्रोफेशन अंडर रूल 6F, अंडर रूल 6F के अंदर लगे हुए हैं। तो हु इज एंगेज इन द स्पेसिफाइड प्रोफेशन अंडर रूल 6F के अंदर आपके लगे हुए हैं, तो ऐसे केस में ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख या उससे कम है, ग्रॉस से 50 लाख या उससे कम अपनी है, तो वो प्रेजम्पटिव बेस ले सकते हैं, यानी कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स है, मैंने कहा उनके लिए स्पेसिफाइड प्रोफेशन लेके है, और उनकी ग्रॉस 50 लाख तक है, 50 लाख तक है, तो वो प्रेजम्पटिव बेस ले सकते हैं। और ये 50 लाख की लिमिट फिर इंक्रीज कर दी गई, कहां तक? 75 लाख तक, 50 लाख से इंक्रीज, जो कि 75 लाख हो जाएगी, लेकिन कंडीशन वही रहेगी, जो ग्रॉस रिसिप्ट है, टोटल ग्रॉस रिसिप्ट के एग्रीगेट कैश रिसिप्ट 5% तक आपके है, तो ये लिमिट स्टूडेंट बढ़कर मेरी कितनी हो जाएगी? 75 लाख, यानी 150% बढ़ गई, 150% बढ़ गई, 2 का 150% निकालोगे 3 करोड़, 50 लाख का 150% निकालोगे तो 75 लाख हो जाएगी। प्रेजम्पटिव इनकम कितनी मानी जाएगी? ये कहता है कि प्रेजम्पटिव इनकम मुझे लेनी होगी 50% लेनी होगी, इसका ग्रॉस रिसिप्ट का 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट, 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट मुझे लेना होगा। अब इसके बाद ये कहता है दोनों में कॉमन पॉइंट है, सेक्शन 32-38 कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, सेक्शन 32-38 नो एक्सपेंडिचर एंड डिडक्शन आर अलाउड अंडर सेक्शन 32-38। इवन पार्टनर रेमिशन, जो मैंने 40B में पढ़ाया आपको, पार्टनर रेमिशन भी नहीं मिलेगा, इवन मुझे पार्टनर रेमिशन भी नहीं मिलेगा। अब लेकिन हर बिजनेस के अंदर आपको पता है कि प्रॉफिट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है क्या? पॉसिबल नहीं है कि हर बिजनेस के अंदर यदि अपन बात करें कि प्रॉफिट आ जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि 8%, 6% या 50% प्रॉफिट आ जाए। तो भैया आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करानी होगी, किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करानी होगी, किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो सीए से ऑडिट कराओगे तो उसके लिए पहले बुक्स मेंटेन करो, 44AA के अंदर बुक्स मेंटेन करो, और फिर उसकी ऑडिट 44AB में सीए से कराओ। अब सीए जो आपकी इनकम दिखा देगा, वही इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान के चलेगा, वही इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान के चलेगा। जैसे आपने 44AD में जितनी इनकम दिखा दी, अब उससे कम दिखाना चाहते हो तो 44AB के अंदर सीए से ऑडिट करा लो। अब सीए जिस इनकम पे साइन कर देगा, जो इनकम दिखा देगा, जिस इनकम पे साइन कर देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो इनकम आपकी मान लेता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पावर होती है, तो वो उस हिसाब से आपके खर्चे वगैरह चेक करके आपकी जो इनकम है उसको दिखाकर आपका टैक्स कम करवा सकता है। तो उसके लिए सीए से ऑडिट करानी होगी। लेकिन यदि 44AD, इस वाले की बात करो, 44AD पे लेता हूं, तो जैसे इस साल मैंने ऑडिट कराई, तो आगे के नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के लिए मैं 44AD लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा, यानी डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा 44AD लेने के लिए। आगे के नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के लिए 44AD नहीं ले पाऊंगा। लेकिन एडीए में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 44ADA में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस साल ऑडिट करा लेता हूं, अगले साल फिर 44ADA ले सकता हूं। एडीए प्रोफेशनल के लिए ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर 44AD में, इसलिए मैंने येलो कलर से लिख रखा है। ये एडवांस टैक्स की ड्यू डेट होती है, इनके लिए एक ही किस्त में एडवांस टैक्स जमा कराना होता है, जिसकी डेट होगी 15 मार्च। एडवांस टैक्स जमा कराने की एक ही किस्त होगी इनको, 15 मार्च में आपको एडवांस टैक्स जमा कराना होगा। तो ये स्टूडेंट इस केस में आपके बताता है। इसके बाद लास्ट अपन आते हैं 44AE। ये आपको कहता है कि एलिजिबल करता है जो प्लाइंग एंड हायरिंग व्हीकल्स में लगे हैं, जो ट्रक वगैरह चला रहे हैं, प्लाइंग एंड हायरिंग व्हीकल्स में लगे हैं, तो उनके लिए एलिजिबल करता है ऑल एससी हु इज एंगेज्ड इन द प्लाइंग एंड हायरिंग व्हीकल। कंडीशन है एससी के पास प्रीवियस ईयर में 10 या 10 से कम व्हीकल होनी चाहिए। एससी के पास प्रीवियस ईयर में 10 या लेस देन 10 व्हीकल होनी चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि स्टूडेंट 10 से ज्यादा व्हीकल हो गए तो 44A नहीं ले सकता, फिर तो ऑडिट करानी पड़ेगी। तो एससी के पास कभी भी प्रीवियस ईयर में 10 या 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी उसके पास 10 व्हीकल है, एक व्हीकल उसने सेल कर दिया, रह गए 9, फिर उसने एक और परचेज कर लिया, वापस हो गए 10, फिर भी वो 44AD ले सकता है, 44AE ले सकता है, प्रेजम्पटिव बेस ले सकता है, क्योंकि 10 थे, एक बेचा, 9 रह गए,
एक परचेज किया 10 हो गए, लेकिन कभी भी 11 हो गए तो फिर वो 44A नहीं ले सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंटिव इनकम 44A की अपन को लेनी है, तो इसके लिए बाइफरकेशन किया गया इनकम को कि हैवी व्हीकल से है या अदर व्हीकल से है। हैवी व्हीकल का मतलब जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है, जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट स्टूडेंट 12,000 किलोग्राम से है तो वो हैवी है, अदरवाइज वो अदर्स है। अब हैवी व्हीकल्स की इनकम मानी जाएगी, यहां पर प्रेजम्पटिव बेस इनकम मानी जाएगी 1000 पर टन, 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब है एक दिन भी रहा तो पूरे महीने की कैलकुलेशन करना है। पार्ट ऑफ द मंथ एक दिन भी रहा पूरे महीने की कैलकुलेशन करनी होगी। अदर व्हीकल केस में 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर व्हीकल आपको लेना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेट ऑफ परचेज लेके चलेंगे, पुट टू यूज नहीं लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में हर जगह अपन क्या लेके चलते हैं, पुट टू यूज। लेकिन यहां एक्सेप्शनल केस है, जिसका प्रेजम्पटिव इनकम, तो यहां से डेट ऑफ परचेज को लेना होगा, पुट टू यूज को नहीं लेना होगा। तो फ्रॉम डेट ऑफ परचेज आपको लेना होगा, पुट टू यूज स्टूडेंट नहीं लेना है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें क्या लेना होगा, डेट ऑफ परचेज, नॉट पुट टू यूज, डेट ऑफ परचेज लेना होगा। तो ये आपको बताता है कि पुट टू यूज ले दोगे तो ऑडिट कराओगे तब पुट टू यूज मिलेगी। पुट टू यूज कब मिलेगी, जब ऑडिट कराओगे। ये प्रेजम्पटिव बेस पे है। तो जैसे ही मैंने व्हीकल को खरीद के लेके आया, मेरे नाम से आरसी ट्रांसफर हुई, मैं यहां पर इनकम बुक करना स्टार्ट कर दूंगा। ये चीज बताता है डेट ऑफ परचेज से, पुट टू यूज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस केस के अंदर स्टूडेंट अपन बात करते हैं, ये इनकम आप लेके चलते हो तो कोई खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। सेक्शन 30 to 38 कोई एक्सपेंडिचर की छूट नहीं मिलेगी। पार्टनर रेमिशन इसमें मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है, पार्टनर रेमिशन इसमें मिल जाएगा। दोनों में नहीं मिल रहा था, 44ADA में नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पार्टनर रेमिशन मिल जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि एसेट शो हिज इनकम लेस देन द प्रेस्क्राइब्ड इनकम, then he required to audit of books of account by the chartered accountant। तो भैया उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के ऑडिट करानी होगी, किससे, सीए से ऑडिट करानी होगी। ये चीज आपके इसमें बताता है। यहाँ पर भी कोई डिस्क्वालिफाइड यानी का कोई मैटर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ डिस्क्वालिफाइड किसमें होगा, 44AD में ये आपके होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपकी पीजीपी से जितने भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, प्रोविजन है, वो डिस्कस कर लिए। इन सेक्शन को आप अच्छे से देख लोगे तो आपका जो फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन, और जो भी पीजीपी से अलग जो क्वेश्चन होता है वो करीब करीब आप इजीली कर पाओगे। सारे प्रोविजन मैंने यहाँ पर समरी में कवर कर लिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।